सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लास 12 फिजिक्स और टर्म 1 के इंपॉर्टेंस है आपके जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स और आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसमें से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इस टॉपिक में। हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल के बारे में क्या होता है, और हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक इनफाइनाइट वायर के चलते क्या होता है। बात करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में आने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि एक मैग्नेट होता क्या है ना। एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकलता है, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे ही एक मैग्नेट होगा तो उस मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो जहां तक आप ये ग्राफ में देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि एक मैंने मैग्नेट लिया हुआ है, उसका एक आपको दिखेगा कि एक साउथ पोल है और एक इसका एक नॉर्थ पोल हो गया। तो देखो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है, तो देखो ये निकल रही है नॉर्थ पोल से निकलती है ना। और कहां पर इंटर कर रही है ना, कहां से अंदर आ रही है, साउथ पोल पे। तो याद रखिएगा, पॉइंट हमेशा रखिएगा कि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ पोल पर वापस आती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने पढ़ा था एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, है ना, हमने पढ़ा था, और नेगेटिव चार्ज पर इंटर करती थी ऐसे। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे इंटर करती थी और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती थी। तो सेम चीज यहाँ होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा, मतलब अंदर की ओर आएगा। कितना कंसेप्ट याद है, हम बात करते हैं आगे। अब इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे, याद रखो कि सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना था, उसका नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब एक करंट है वो, उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इसको लेकर क्या था कि सबसे पहले साइंटिस्ट, इनका नाम था ऑर्स्टेड, उन्होंने चीज फाइंड आउट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्टैब्लिश, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कब, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब आपके समझ लो कि आपका एक वायर है, वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो जब भी एक वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब वहां पर एक क्या समझ सकते हैं, वहां पर पैदा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या पैदा होता था, इलेक्ट्रिक, है ना, वहां से होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसा ही एक जब कोई करंट फ्लो करता था किसी वायर से तो क्या होता है, उसके आसपास में क्या बन जाता था, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज ए करंट इन द वायर। तो जब तक करंट में वायर है, वायर में जब तक करंट है ना, जब तक आपके वायर से करंट फ्लो करेगा तब तक क्या होगा, तब तक आपके उस वायर के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही उस वायर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ये भी था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी अपना एक डायरेक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे इंटर करता है, तो इसका डायरेक्शन हो गया। तो इसी तरह क्या होता था कि जब करंट के मतलब वायर में से आप करंट का डायरेक्शन को चेंज करोगे तो क्या होगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता था। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज फाउंड टू बी चेंज्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट वाज रिवर्स्ड। अब समझ रहे हो, इतनी कहानी बताया कि हुआ क्या। तो देखो उनका सेटअप क्या था, देखो इस टाइप से उनका कुछ सेटअप किया था उन्होंने। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है कि इन्होंने एक वायर से क्या करंट फ्लो करा रहे हैं ना। अब यहाँ पर आपको नजर आएगा, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर हमने एक लगा के रखा है मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करता था, ये जो नीडल है ना, एक मैग्नेटिक नीडल है, तो मैग्नेटिक नीडल से क्या होता था, वो उसमें डिफ्लेक्शन होता था। अब बताओ मैग्नेटिक नीडल कब हिलेगा, जब उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट आएगा, है ना, दूसरा मैग्नेट आएगा तभी वो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा, यानी उसका थोड़ा मूवमेंट होगा। ऐसे तो अपने आप को मैग्नेट कहीं मूव नहीं करता है जब तक उसके सामने कोई और मैग्नेट ना आए। तो यहाँ तो कोई मैग्नेट है नहीं, तो क्या इनको दिखा के नहीं, जब इस करंट से, इस वायर से करंट फ्लो किया तभी वो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। दैट मींस के ये करंट जब इस पे से फ्लो कर रहा है तब एक मैग्नेटिक फील्ड वहां उसके आसपास के एरिया में डेवलप हो रहा है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो उसमें मूवमेंट हो रहा है, वो हिल रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये था इनका ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया है कि जैसे ही देखोगे यहाँ पर कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसमें से करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है आई, तो उसमें क्या कर रहा है, उसमें कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन जाती है। दिख गया, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फाइल जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती थी, याद है, हमेशा स्ट्रेट लाइन, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जस्ट अपोजिट है। ये क्या बनाती है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है।
है ना। तो कहीं पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, तो यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप ही बनाती है ना। हमेशा उसका क्लोज लूप बनना जरूरी है, कंपलसरी है, याद रखिएगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। बात हो गई यहाँ तक, ये तो स्टेट का एक्सपेरिमेंट था। अब आगे इन्होंने क्या क्या किया कि ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की कितना स्ट्रेंथ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था KQ/R², है ना, वो R पे कैसे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो रहा था, कैसे जनरेट हो रहा था, ये एक करंट में से, मतलब एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को किन्होंने बताया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बायट-सैवर्ट, है ना। बायट-सैवर्ट ने क्या बताया था कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ओर्टन ने बस ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, कितना हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये किसने बताया, बायट-सैवर्ट लॉ, है ना। बायट-सैवर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, बहुत जिन्होंने पढ़ चुके अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े सुन ले कि बायट-सैवर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि उस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट का कितना स्ट्रेंथ है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, वो बताया था किसने, बायट-सैवर्ट लॉ ने। तो बायट-सैवर्ट लॉ इज यूज्ड to determine the magnetic field at any point due to a current carrying conductor, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कितनी वैल्यू होगी, उसको बताया था। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट IDL इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखो कुछ ऐसा है, हमने क्या बनाया कि यहाँ पर एक वायर है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है ऊपर, है ना, दिख रहा है वायर है, इसमें से एक हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यानी करंट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया IDL, है ना, इसमें से हम इतना ही पार्ट ले रहे हैं। ये पार्ट इस P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, देखो ऊपर हो गया करंट I, है ना, करंट ऊपर आई जा रहा है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन R का। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बना उसे क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, एक करंट पे डिपेंड करेगा, दूसरा एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, ये आर पे भी डिपेंड करेगा, और इस वायर का कितना एलिमेंट ले रहे हो, यानी इस वायर का कितना लंबाई ले रहे हो ना, इस पे भी डिपेंड करता था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस छोटे एलिमेंट डील के कारण इस P पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी वैल्यू dB है ना, छोटा मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो छोटा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी उसमें से कितना करंट फ्लो किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डीएल लेंथ के, यानी कितना लेंथ है, जितना ज्यादा लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और ये डिपेंड कर रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा पे। थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो साइन थीटा पे वो डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड करता है dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये इतने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, टोटल 4 फैक्टर आपको नजर आ गए। सभी को हम कंबाइन करेंगे तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस k को गायब कर लेते हैं। तुमने क्या कहा कि इस dB को क्या हो जाएगा, IDL sin थीटा अपॉन R², सभी को हमने कंबाइन किया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं। तो जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटेगा तो dB को क्या हो जाएगा, KIDL sin थीटा अपॉन R²। हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पूरे वायर के कारण, है ना, किसके कारण, इस पूरे वायर के कारण। तो dB क्या करोगे, पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, पूरी वैल्यू फाइंड आउट करना, है ना। ये तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड dB हो गया, पूरा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या था, इसमें I और म्यू नॉट, इस K की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब पॉइंट याद रखना, है ना, K की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R²। अब क्या क्या चेंज हो सकता है इसमें, क्वांटिटी, वो sin थीटा चेंज हो सकता है, आपका थीटा चेंज हो सकता है, इस वायर की जो डीएल लेंथ है वो पूरी चेंज हो सकती है, और ये डिस्टेंस r को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे r चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। करंट I को हमने इसलिए बाहर रखा है क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि करंट I एक फिक्स करंट फ्लो कर रहा है। तो जब तक फिक्स करंट फ्लो कर रहा है तब क्या क्या चेंज कर सकते हो, वायर लेंथ चेंज कर सकते हो, ये जो P पॉइंट था उसके डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो वायर से, यानी वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा ना। क्यों कम होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने आपने पढ़ा था कूलम्ब्स फोर्स, वो भी कैसे डिपेंड करता था, फोर्स 1/r² की फॉर्म में। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता था, 1/r² की फॉर्म में। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता था 1/r² के फॉर्म में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे वेरी करता है, 1/r² के फॉर्म में। याद रखना ये करंट कैरिंग एलिमेंट है ना। ये एक फाइनाइट वायर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फाइनाइट वायर है, इसकी वायर की लेंथ फिक्स है।
है ना, एक छोटा वायर ले रहे हैं डीएल लेंथ का बस। तो इसका बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, बायर्स-वॉट लॉ को आप कैसे लिखोगे वो बताते हैं। तो अब देखो ये आइडियल आ गया ना, डीएल साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर चाहो तो आप इसको आर से मल्टीप्लाई कर लो और आर से डिवाइड कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई डीएल, है ना, मल्टीप्लाई किया है तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब, ऊपर हो जाएगा आर आई डीएल साइन थीटा इंटू आर, और ये क्या बन जाएगा आईडीएल क्रॉस आर, है ना। आईडीएल क्रॉस क्या क्या होता है, आईडीएल क्रॉस क्या आर क्या, आईडीएल क्रॉस आर क्या होता है, आईडीएल आर साइन थीटा, है ना। और एक इन क्या हो गया, यूनिट वेक्टर जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट जिसने पढ़ा होगा अच्छे से क्लास 11th में, बस सोच लो क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालते हो दो वेक्टर का, तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर होता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, है ना। क्या होता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है हमारा जो नेट वेक्टर आएगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल बताऊं कि ये मान लो वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, है ना, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अगर आप कभी भी ए क्रॉस बी निकालोगे ना, दोनों क्या, ये दोनों वेक्टर और इनके बीच पैनल कितना है, थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब भी करोगे तो क्या करना, आपको ए से जाना है बी की ओर घुमाओ, है ना, हाथ को पकड़ो और ए को ऐसे बी घुमाओ, थंब किधर आ रहा, ऊपर। तो जब भी आप ए को सब हाथ रखना और बी के साथ ऊपर ऊपर जाना, तो क्या होगा, थंब किधर आएगा, ऊपर। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी इससे भी 90 डिग्री पे होगा और ए के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, ये हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा दोनों के साथ। यही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस किस के परपेंडिकुलर है, एक तो वायर जो था उसके परपेंडिकुलर होगा, डीएल लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, और उस आर डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि हमने जहां पर हम जो क्रॉस प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो एक आइडियल है और एक आर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। याद रखना कि जब भी अगर वेक्टर टर्म में पूछा जाए, है ना, तो वेक्टर के फॉर्म में देखना नीचे कितना आता है, आर क्यूब आता है वेक्टर फॉर्म में, है ना। और करंट कैरिंग अगर एलिमेंट हुआ, है ना, मैं कह रहा हूं अगर करंट कैरिंग एलिमेंट हुआ तो ये कैसे डिपेंड करता है, आर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट कैसे ये डिपेंड करता है आर पे, आर स्क्वायर के फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में कैसे डिपेंड करता है, आर क्यूब के फॉर्म, ऐसे भी याद रखना, ठीक है। यानी अगर कभी पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है इसका करेक्ट एक्सप्रेशन, है ना। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है लास्ट वाला, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इस चीज करना, और आइडियल पहले आएगा बाद में आर आएगा, है ना, ये भी याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका नीट का, नीट का क्वेश्चन पूछा है नीट, ये एम्स में आया क्वेश्चन है ना। वेक्टर फॉर्म पूछा था बायर्स-वॉट लॉ का, तो याद रखना है अच्छे से, याद रहेगा अच्छे से। चलो बात करते हैं अब आगे, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, आप कैसे पता करेंगे, है ना। जिसके लिए कुछ रूल्स था, उसमें से एक आता है, बोलते लोग राइट हैंड थंब रूल। According to this rule, if a current carrying conductor is held at right hand such that, है ना, एक राइट हैंड ले लो, अपना राइट हैंड हो गया हाथ, इसको क्या करो, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, देख लो शायद आपको ये नजर आ रहा हो सबको, ठीक है, दिख रहा है ये हो गया राइट हैंड, ठीक है। करना क्या राइट हैंड में, राइट हैंड कैसे करो, ठीक है। थंब क्या बताएगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, है ना। जिधर करंट फ्लो को, जिधर वायर, मान लो वायर हमारा ऐसे है ना, मैं मान लो मेरा वायर ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब को ऐसे रखो और हाथ को क्या करो, ऐसे कर्ल करो, है ना, दिख रहा है, तो कर लो इसको ऐसे, थंब रख के डायरेक्शन रखेंगे हम, जिधर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो थंब को ऊपर करो, ठीक है, और हाथ को ऐसे कर्ल करो, दिख रहा है। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और ये कर्व हो रहा है, घूम रहा है ना पूरा, ये मेरा जो जो फिगर में ये पूरा घूम रहा है, ये पूरा बताएगा किसको, ये पूरा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी ऐसे लूप बनेगी इसके चारों पर। यही जब अगर आप करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देना ऐसे, तो करंट कहाँ जाएगा, नीचे, तब कैसे थंब घूमेगा हमारा कर्व, हाथ उल्टा घूम रहा है, समझ आ रहा है। थंब नीचे मतलब करंट नीचे, मतलब थंब नीचे करना है, करंट ऊपर जाएगा तो थंब को ऊपर करना है, और हाथ को ऐसे कर्ल करना है। बात समझ आ गई, देखते हैं। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड एट राइट हैंड सच दैट, राइट हैंड को करना है, लेफ्ट हैंड को मत करना, गलत हो जाएगा। सच दैट थंब इच ऑफ हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, then the direction of holding fingers will represent the direction of magnetic line of force, ठीक है। ये है राइट हैंड थंब रूल, याद रहा थंब रूल,
कैसे, ये देखो ऐसे, है ना, ऊपर मेरा करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को क्या किया हमने, थंब हमारा ऊपर हो गया। ठीक है, तो कल पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाइन घूमेगी, ऐसे जाएगा घूमेगा, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमनी चाहिए, है ना, दिख रहा है ऐसे, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ आई? नहीं समझ आई तो और देखो ऐसे, अब समझ आ रहा है कैसे, दिख रहा, करंट ऊपर जा रहा है तो कैसे हमने हाथ को कर्ल किया है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? ये हो गया हमारा कैसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात करते हैं आगे हम कि जैसे अभी मैंने बताया कि ना कि करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये हो गया हमारा, ऐसे घूम रहा है पूरा। याद रखना कि इसमें से क्या होगा, ये जब भी हम डॉट बनाते हैं ना, अब यहाँ डॉट और क्रॉस दो वैल्यू है जो आपको याद रखना है बार बार। तो कैसे, जब इसे कर्ल करोगे आप हाथ को तो देखना इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, है ना, इस लाइन से लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है और इस पर अंदर जा रही है। तो जहां पर मैग्नेटिक लाइन बाहर आती है उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। डॉट का मतलब था आउटवर्ड, बाहर आ रही है ना। क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनवर्ड, मतलब अंदर जा रही है। ठीक है, समझ आ गया? अपने आप को देखना, अपने आप को सामने देखो, जैसे ये पेन मेरी तरफ आ रहा है, जैसे क्या बनाएंगे डॉट, ये पेन मेरे से दूर तरफ जा रहा है, मेरे से, अपने आप को स्क्रीन में देखना, मुझे देखो, ये पेन मेरे से दूर जा रहा है तो क्या बनाएंगे, क्रॉस। ठीक है, तो आप अपने सामने स्क्रीन को देख लो तो नजर आएगा कि ये डॉट से मतलब बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। तो इनका, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इन और आउट, है ना, आउट मतलब बाहर आ रहा, ना, बाहर आ रहा, आउट। तो मैग्नेटिक लाइंस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और परपेंडिकुलर इनवर्ड। इनका क्या मतलब होगा कि वो ऑब्जर्वर से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है ना, क्रॉस का मतलब दूर जा रहा है, अंदर, दूर जा रहा है। और डॉट का क्या मतलब होगा, डॉट का मतलब होगा कि वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्वर के साइड आ रही है, बाहर आ रही है। क्लियर हो गया? अच्छे से एक बार देख लेना क्रॉस, डॉट और क्रॉस का क्या मतलब होता है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब होगा कि ऐसे बाहर आ रही है, इसका क्या मतलब होगा, ये अंदर जा रही है ऐसे। ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, डॉट और क्रॉस। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए थिन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अभी मैंने बताया था इनफाइनाइट वायर, एक वायर के चलते, करंट एलिमेंट के चलते। अब बात करते हैं एक स्ट्रेट वायर, है ना, एक ऐसा स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, है ना। इसका लेंथ के बारे में हमें नहीं पता है, इसके लेंथ को हम किस पे डिनोट करेंगे, दो एंगल ले लेंगे, θ1 और θ2, φ1 और φ2, ये हो गया φ1, ये हो गया φ2। मान लो ये मेरा पूरा वायर का लेंथ है, एल लेंथ, हाँ, ठीक है, और ये पी पॉइंट कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे याद रखना। ये किसके लिए वैलिड है, जब लेंथ कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तभी हमेशा रखना, ये परपेंडिकुलर लेंथ के लिए ही है। जब एंगल कितना हो, थीटा 90 डिग्री हो, तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये आपको पढ़ना भी बस यही है ना, ये केस आपको सिर्फ पढ़ना है बोर्ड में। कह रहा है कि आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। इस वायर के चलते जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस वायर का जो दो एंड है, एक एंगल कितने पे है, φ1 पर है, दूसरा φ2 पर है ना। कहां पर, इस पी पॉइंट से एंगल बना रहा है, दोनों ध्यान देना, इस पी पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, φ1 और φ2। φ1 नीचे है, φ2 ऊपर का एंगल है, ये भी आपको ध्यान से रखना। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा पी पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला होता है, याद रखना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, क्या रहेगा ये, साइन φ1 माइनस साइन प्लस साइन φ2, या प्लस रहता है दोनों में, किसके लिए, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर रहेगा। आपको इस पे प्रूफ नहीं आता है ना, अभी जैसा टर्म 1 में आपको का प्रूफ पूछा भी नहीं जाएगा, और ऐसे भी जनरली का प्रूफ नहीं आता है, बहुत बड़ा प्रूफ है। हो सकता है मैथ्स के स्टूडेंट कर ले, उन्हें इंटीग्रेशन आता हो, लेकिन जो लोग बायो ग्रुप से हैं उनको शायद इंटीग्रेशन ना समझ आए, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हमें यूज करना पड़ता है। तो ठीक है, आपको ये सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, बात याद हो जाएगा रिजल्ट अच्छे से। ठीक है, अच्छे से याद रखना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, φ1 और φ2। बात करते हैं आगे, अब इसमें फॉर्मूला याद रखना है, स्टार मार्क कर देना, मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो यहाँ पर जो लेंथ एल है ना, इस लेंथ एल को ही हमने φ1 और φ2 के टर्म में लिखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखो, यहाँ लेंथ का टर्म कोई नहीं आता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, किसके लिए, एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, मतलब इसकी लेंथ फाइनाइट है। आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, अगर लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, है ना, इसका कोई एंड नहीं है ना, ये एंड कहाँ, बहुत दूर जाके कहीं मिलेगा, ये पी पॉइंट पे जो दूसरा लेंथ पे वो कहीं दूर पर जाके मिलेगा। इस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा φ1 था ये बन जाता है 90 डिग्री, और जो φ2 भी कितना बन जाएगा, ये φ2 भी बन जाता है आपका 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, φ1 और φ2 90 डिग्री। तो जब भी आप बात करेगा इनफाइनाइट वायर, याद रखना
कि उसमें 530 की लिमिट जाती है 90 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस हो जाएगा 2y। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई आर, है ना। और इसको चाहो तो अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार मार्क का मतलब लोग समझते हैं, मतलब फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, इसको रट जाना अच्छे से। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ये होता है इनफाइनाइट वायर रहा तब, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर रहा तब, तब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इसमें बहुत बार पूछा जाता है, शायद नहीं पता हो, तो व्हेन पॉइंट P, अगर ये P पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड P पर कितना हो जाएगा, 0, है ना। मान लो तो क्या कह रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। कब, जब देखो कि करंट इधर फ्लो कर रहा है और उसी के पाथ में क्या, हम उसी के पाथ में किसी पॉइंट पर P पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब करंट के डायरेक्शन में एकदम सीधा, है ना, उसी के पाथ पे आ जाए, है ना। देखना, याद रखना, वायर के लेफ्ट राइट में होगा, लेकिन सेम वायर के ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। वही पार्ट यहाँ पर कर रहा है कि ये P पॉइंट कहाँ पर कर रहा है, इस वायर के जस्ट सामने आ गया एकदम, है ना, इसके ऊपर नीचे नहीं है, कहीं सामने आ जाएगा। ऐसा रहा है जब भी पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 हो जाता है। कहाँ काम आएगा आपका, न्यूमेरिकल में काम आता है बहुत ज्यादा, है ना। कभी कभी जो P पॉइंट पूछेगा वो इस वायर के पाथ में ही आ जाएगा, है ना, इस वायर को हम आगे बढ़ाओ तो उसके पाथ में ये P पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसा कभी किस रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें 0 होता है, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता। और the value of magnetic field induction at a point on the center of separation of two linear parallel conductors carrying equal current in the same direction is 0, है ना। इसका क्या मतलब है, इसको समझाता हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ लिख सकता बताता हूं मैं। कह रहा है कि मेरे पास 2 वायर रहा, है ना, और ये सब कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, मतलब ये भी डिस्टेंस r पर है और ये भी डिस्टेंस r पर है, और दोनों में एक में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है I, नीचे करंट फ्लो कर रहा है -I। अगर ऐसा कभी भी करंट फ्लो करेगा तो उसके सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमेशा 0। ठीक है, कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी एक में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है और एक में करंट नीचे फ्लो कर रहा है। दोनों में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब सेम होनी चाहिए, और दोनों का ये जो पॉइंट हम फाइंड करें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी इसका मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हमेशा 0 होता है ना। यानी अगर मैं बात कहूँ आपसे कि इस लाइन पर कहीं भी चले जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमेशा 0 होगा। इसके मिडिल पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा अगर दो करंट कैरिंग वायर है, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो कर रहा है तब। बात आ गया, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ ये जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ोगे छोटी छोटी बातों को तो समझ जाओगे। बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट। अगर करंट बताओ, मैंने तो अभी कहा था करंट किसके लिए मैंने बात कहा था अभी, स्ट्रेट वायर के लिए। अगर करंट आई फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही थी, है ना, दिख रहा है ऐसे, कुछ ऐसे ही बन रही थी। लेकिन अगर करंट ही ऐसे लूप में फ्लो करना शुरू हो जाए, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर जाए, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे कर लेना, हाथ तो घुमा दो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर नीचे वाले में कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे दिख रहा है, कुछ इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। तो थंब को जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, हाथ तो कर्ल को उधर ही घुमाओ, ऐसे ऐसे, कहाँ का थंब देखो, ऐसे घुमाओ, थंब इधर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जिधर थंब आया उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ना, तो थंब एरो हमारा उधर ही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और याद रखना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा हमेशा, नॉर्थ पोल के जैसा, और ये कैसा बिहेव करेगा, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करती है वो क्या होती है, साउथ पोल, ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। तो ये भी याद रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ऐसे दिख रहा है, देखो पहला, अब यहाँ एक और मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें एक लूप है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, और करंट आई कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो घड़ी को जब ऐसे करंट घुमाऊंगा ऐसे, तो थंब कहाँ जाएगा, देखो ऐसे घड़ी से घूमेगा, थंब कहाँ जाएगा, अंदर, इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है ना। कहाँ जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर जा रही है, अंदर जाने का मतलब है ये बिहेव करेगा आपका एज ए साउथ पोल। कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। और दूसरे वाले फिगर में आओ,
तो इसमें देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा, घड़ी से घूमता है ना उल्टा, घड़ी उल्टा से घूमता है उल्टा। तो जब ऐसे आप कर्व करोगे तो थंब कहाँ आ रहा है, मेरी साइड आ रहा है। नहीं, आप अपने मोबाइल में देख रहे होगे, लैपटॉप कहीं देख रहे होगे, तो आप वहां से हाथों कर्व करना, देखना वो थंब तुम आपकी साइड आएगा, ये तो हमारी साइड आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि मोबाइल से वो सामने आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। कैसे बनाते हैं, डॉट। और ये कैसा बिहेव करता है, ये हमसे बिहेव करता है एज ए नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, ट्रिक कैसे याद रखते हैं, थोड़ा देख लो ऐसे। देखो ऐसे बनता है साउथ, है ना। तो करंट कैसे घुमा रहा है, देखो ये बन गया करंट का डायरेक्शन है। क्या करंट डायरेक्शन मैंने ठीक ठीक बनाया है, क्लॉकवाइज करंट ऐसे घूमता है। तो जब करंट घूमता है क्लॉकवाइज, तब वो फेस हमें कैसा बिहेव करता है, एज ए साउथ पोल। ठीक है, और जब करंट फ्लो करेगा कैसे, नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ के जैसे, है ना। तो यहां बनाते हैं हम नॉर्थ। ठीक है, ये देखो बन गया कैसा करंट का डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है ऐसे। तो कैसा वर्ड दिखाई दे रहा है, सेंटर पे बना हुआ इन, है ना। तो जब भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो फेस हमारा कैसा बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो फेस हमारा कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल। याद रखना है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपको याद रखना है। ये बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल और ये बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। याद हो गया, अच्छे से याद हो सकता है। अब थोड़ा चीजों को और विजुलाइज करते हैं, है ना। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना। अब थोड़ा लूप पढ़ लेते हैं, इसमें लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if the direction of current in circular connecting coil is in the direction of folding fingers of right hand, है ना। अभी भी राइट हैंड के हाथ को फोल्ड करो, ये जो फोल्डिंग है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच थंब। तो जो स्ट्रेच द थंब, स्ट्रेच ऐसा रखा है स्ट्रेच, ये जो डायरेक्शन आएगा ये बताएगा हमारा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, यानी दैट द देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब। जो आपका थंब का डायरेक्शन आ रहा है ऐसे, थंब इधर आया, करंट ऐसे, थंब इधर गया, तो ये क्या बता रहा, थंब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा है। बात समझ गई। अब कह रहा इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। इस फर्स्ट किसकी बात कर रहा है, साउथ पोल। देखो कह रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। इसको हम क्रॉस से बनाते हैं। और इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द पेपर, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसको हम डॉट से बनाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। बस करके खुद से ट्राई करके देखना डॉट और क्रॉस क्या क्या होता है, मैंने यहाँ बताया भी है। कर्ल करना थंब अगर आपकी साइड आ रहा है घुमाने के बाद, तो क्या होगा, वो होगा हमारा, उसे डिनोट करेंगे हम डॉट से। और करंट अगर ऐसे उल्टा फ्लो करे तो थंब गिर जाएगा आपके बैक साइड, उधर जाएगा। तो क्या बनाएंगे उसे, जो आपसे दूर जा रहा है क्या बनाएंगे, क्रॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एंड कॉइल। देखो हमें बताया ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, देखो तो ये करंट, ये रेड कलर है वो आपका करंट का डायरेक्शन है। ये करंट है, देखो करंट ऐसे घुमा ऐसे करके, देखो थंब कैसे आ रहा है, ऊपर, थंब ऊपर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर आ रही है। तो ऊपर कैसा बिहेव करेगा, ऊपर आपका हमेशा बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल, है ना। नीचे कैसा बिहेव करेगा, हमेशा एज ए साउथ पोल। याद है, ऊपर बिहेव कर नॉर्थ पोल, नीचे बिहेव करेगा हमेशा साउथ पोल। हमेशा एक देखो लूप बन रहा है हमेशा, ये हमेशा लूप फॉर्म करता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हमेशा एक लूप फॉर्म करेगा। बात समझा के देखते हैं कुछ इस टाइप से भी। यहाँ पर जो मैंने बनाया वो भी यहीं पर आप नजर आ रहा है। हाथों कल करो, थंब ऊपर जाएगा, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लेंथ होगा। और ऊपर आपका कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल, है ना। ये मान लो हमारा वायर है ना, ये वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल और नीचे बिहेव कैसा करेगा, एज ए साउथ पोल। बात समझ आ गई। तो यहाँ तक था हमारा आज, है ना। अब बात करते हैं कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो कह रहा है एक लूप है ऐसे, है ना, जिसकी रेडियस आर है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो पूछो बताओ इस सेंटर ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। सेंटर की बात कर रहा है, सेंटर पे करंट आई फ्लो करता है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या आता है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर, है ना। म्यू नॉट आई बाई टू आर, यहाँ कोई पाई का टर्म नहीं है ना। तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगा म्यू नॉट बाई टू आर। ऊपर आई होगा, नीचे टू आर, ऊपर करंट आई, नीचे आर पे डिपेंड करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाए किसी लूप के लिए वो कैसे बिहेव करता है, तो बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। यानी जितना रेडियस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी घट जाएगी। ठीक है,
कुछ बातें थी, जैसे आपको बताना था कि इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है ना। इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ना। ये वैल्यू याद रखिएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इसलिए ये पॉइंट को हमेशा याद रखना कि म्यू नॉट वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अब बात करते हैं किसके लिए, अगर हम बात करते हैं अगर कोई लूप है जिसमें कितने, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स है, n टर्न्स। तो अगर n टर्न होगा, है ना, अगर 4 n टर्न्स, जैसे स्प्रिंग बहुत सारे टर्न होते हैं, अगर ऐसा n टर्न्स रहा तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितनी होती है, म्यू नॉट ni। बस n से मल्टीप्लाई कर लो, जितना टर्न होगा उतना n से मल्टीप्लाई कर लो, बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुछ इस टाइप से होगा, मान लो ऐसे बहुत सारा लूप बना हुआ है, बहुत सारा, है ना, कितने टर्न बने हैं, इसमें n टर्न बने हैं। तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए निकालने, तो वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल टू म्यू नॉट ni/2। पास समझ आ गए। तो बस आज के लिए इतना ही था लेक्चर हमारा था, हमें स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जल्दी से जिन्होंने चैनल पर नहीं लगा रहे हैं जल्दी से स्टार्ट कर दो, अब आपका कुछ दिन में आपका मॉडल सेट भी आ जाएगा। तो जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ पूरे से वीडियो सारे लेक्चर्स को देखो, समझो अच्छे से। जल्दी से हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना, जल्दी से आपको पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर लिंक आपको दे देंगे कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जितने लेक्चर्स हैं फिजिक्स के सारे देख लो, है ना, तभी आप मॉडल सेट को खुद से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मॉडल सेट का काम होगा पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको वीडियो देखेंगे, है ना। तो आप रखना पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आप कोई वीडियो के सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। बाकी जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं किया है ज्वाइन, वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी हम इलेक्ट्रिक करंट का लेकर आएंगे एमसीक्यू पूरे 35 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। तो जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी जल्दी से सभी लोग आप लोग एक बार रिवाइज करो, क्योंकि हम जल्दी लाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एमसीक्यू 35 इंपॉर्टेंट, जो आपके लास्ट मॉडल सेट से में भी पूछा गया था।